Hello and very good evening to all. Welcome to PSC classes. This is शशि सोनी. हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. पिछली क्लास में हमने सेल पूरा कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. मैंने आपसे वादा किया था कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बार बार पूछे गए हैं वो हम देख लेंगे. उसके बाद हम नया टॉपिक. ठीक है. तो आइए आज जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपका पिछली क्लासेस में पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा हुआ है वही सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे. ठीक है. बहुत आसान सी चीज है. बहुत आराम से आपको यहाँ पे याद हो जाएंगी. तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए. ठीक है. बहुत लोड नहीं लेना है, बहुत इंजॉय करके स्टडी करिए. ठीक है. आराम से पढ़ते चलेंगे. तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए. चलिए बताइए किस कोशिकांग में डीएनए. मैंने आपको बताया था कि नाभिक के अलावा जो है पूछ रहा है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है. ठीक है. दो तीन चीज मैंने आपको बताई थी इसके बारे में कि किस किस अंग में किस किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है. ठीक है. पहला आपका तारक केंद्र है, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्जी काय और 3 नंबर पे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. जल्दी बताइए. 1 सेकेंड टाइम दे दिया गया है आपको, जल्दी बताइए. चलिए. नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. इसका सही ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. नेक्स्ट क्लास पे चले. आइए. पूछ रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है. कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मैंने बताया था कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा का निर्माण कोशिका के किस कोशिकांग में होता है. चलिए बताइए. पूरा चैप्टर आप खत्म कर चुके हैं. बहुत ही आसान आसान सा देख लेंगे हम. जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ये आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसे था आपका. ठीक है. क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसे था आपका. ठीक. में आपके क्या हुए थे? एक लिक्विड भरे हुए थे. लिक्विड को हमने देखा था. मैंने कहा था कि बाइलेयर्ड होती है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? बाइलेयर्ड होती है. ये जो लिक्विड होता है कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. बात समझ आ रही है आपको? ठीक है. इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ऊर्जा का निर्माण करना. ठीक है. जैसे जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं. ठीक. हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया. अब ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा इस कोशिका में भेज दिया जाता है. कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस ऑक्सीजन को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. एक क्रेब्स साइकिल चलती है. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और एक क्रेब्स चक्र चलता है जिसके थ्रू आपका एटीपी का निर्माण किया जाता है. एटीपी. एटीपी इसका मैंने फुल फॉर्म बताया था कि आपको इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा गया है एग्जाम में. एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन. एडिनोसिन डाई सॉरी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. नोट कर लेंगे इसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बस वही चीज. पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल किस कोशिकांग को बोलते हैं? अभी अभी बताया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया. किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण इसी कोशिकांग में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका का शक्ति स्रोत है. ये क्वेश्चन आपका एसएससी में सॉरी यूपीपीसीएस में पूछा गया था. ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है. ठीक है. ये क्वेश्चन है पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है. आइए देख लेते हैं. सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था?
सेल नाम बताइए। सेल आप पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बताइए। सेल जो है नाम, ये किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? मैंने आपको बताया था जो सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सेल की जो है खोज, वो भी मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की जो है खोज, वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो जीवित कोशिका है, आप देख पा रहे हैं सही से? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की जो खोज है ने किया था, बताइए। एंटोनी लिविनहॉफ। ठीक है, एंटोनी लिविन। ठीक है, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जा रही है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही एग्जाम्स के। ठीक, पूछ रहा कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? चलिए बताइए जल्दी। कौन सी कोशिका, कौन सी रचना, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, जबकि अंतर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोमियर, डी है सेंट्रियोल। चलिए बताइए, बताइए क्या होता है? ये होता है आपका सेंट। ठीक है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है? ये है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का। सेंट्रोसोम में पाया जाता है, जिसको मैंने बताया था आपको। सेंट्रोसोम का वर्क बताया था ना, बताइए जल्दी। सेंट्रोसोम क्या करता है बॉडी में? ये आपका सेंट्रियोल है। ठीक है, आपका क्या है? है, सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है। मैंने बताया था सेंट्रोसोम, सेंट्रो क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन। और मैंने एक बात आपको बताया था कि ये जो टर्म है, कोशिका विभाजन जो टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिका नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोशिका विभाजन, विभाजन से अर्थात रीजेनरेशन की बात करता है, यानी कि पुनर्निर्माण की बात। ठीक है, बात क्लियर है? यानी कि एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। जब भी विभाजन की बात करेगा कोशिका के अंदर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये आपका पूछा है एसएससी में, पूछा का क्वेश्चन। ठीक, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। साइड हो जाती है। चलिए बताइए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम का कार्य मैंने बताया था ना, याद है आप सभी को? राइबोसोम मैं आपको बताया था, राइबोसोम, राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, किसमें? स्ट्रक्चर में आपने देखा था ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर था। ठीक है, एक ऐसे ऐसे करके संरचना थी। ठीक, ऐसे संरचनाएं थी और एक ऐसी संरचना, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था, संरचना थी, बताइए कौन सी संरचना थी? यहाँ पे आपके ऐसे राइबोसोम लगे हुए थे, जल्दी बताएं। ये क्या था? रफ, रफ, रफ एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? ये बताएं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित, इस वर्ड को बहुत ध्यान रखें कि नहीं करता है। एग्जाम में हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं वर्ड को नेग्लेक्ट करते, देखते ही नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ तक नहीं कौन देख रहा है, जाओ आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बाद में जब घर आते हैं क्या पता चलता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम का काम मैंने बताया था कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति, अगर कोशिका में राइबोसोम ना हो तो कौन सा काम यहाँ पे रुक जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया था, बताइए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया था? इसमें आपका वसा वसा का संश्लेषण होता है। क्या होता है? वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें वसा का संश्लेषण होता है, याद रखेंगे हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, बताएं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, भित्ति, हाँ, भित्ति। ठीक है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका है सेल वॉल, ये आपका है पोलस। ठीक है, ये आपका गोल्जी बॉक्स। चलिए बताइए जल्दी से, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, एक आकार प्रदान करती है। अगर आपका ऐसे पूछेगा निश्चित रूप प्रदान करती है तो यहाँ पे आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लांट सेल में कौन आकार प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। एनिमल सेल अगर पूछता है कि जंतु कोशिका में आकार प्रदान करने का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है, तो वहां पे आप लगा के आएंगे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी पूरा सेशन किया हमने, बताइए। पहला है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है? गोल्जी का है। चलिए बताइए, लाइसोसोम का कार्य बताइए। चलिए, लाइसोसोम अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, या सॉरी पिछली क्लास में बताया था कि लाइसोसोम का कार्य, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे कोई कोई कोशिकांग अगर कार्य नहीं कर रहा है तो केंद्रक को तुरंत आदेश देता है कि क्या करो, इस कोशिकांग को न। ठीक है, और अगर सारे ही कोशिकांग काम करना बंद कर दे तो ये पूरा फट जाता है, और इसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर आता है जो सब कोशिकांग को या पूरी सेल को नष्ट कर। ठीक है, राइबोसोम क्या है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यही तो आपका आंसर है, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है भाई? अभी तो आपने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है राइबोसोम। का कार्य है प्रोटीन करना या प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तीसरे ऑप्शन को देख लेंगे एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया।
इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर। गाल्जी का है, क्या कहते हैं भाई? पैकर्स ऑफ सेल कहते हैं। पैकर्स ऑफ सेल, ठीक। या फिर क्या, परिवहन विभाग भी तो कहते हैं इसी को। वो आपका परिवहन विभाग कहते हैं परिवहन विभाग, कोशिका का परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है प्रोटीन्स को पैक करने का काम करता है, और प्रोटीन की जहां भी आवश्यकता होती है वहां ले जाके। ठीक है, बात क्लियर है? चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? चलिए बताइए, बहुत ध्यान से आंसर करेंगे इसका। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा है लवक, तीसरा है रिक्तिकाएं, और चौथा ऑप्शन है वियुक्त सभी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आप गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे? आप तुरंत देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, कोशिका भित्ति, तुरंत इस पर टिक मार देंगे और खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। भी पूछेंगी क्या पेपर कैसा हुआ, आप कहेंगे मम्मी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरे मार्क्स बहुत आएंगे। और जब आप पेपर मैच कराते हो, ध्यान से पढ़ते हो घर पे बैठ के, तो क्या पता चलता है? आपका नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी कर दी। इसीलिए पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले, के बाद ही ओएमआर पे फिल करके आना, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो मैंने बताया था कि जो सेल वॉल होती है, एक होती है सेल वॉल और एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी है सेल वॉल, प्लांट सेल में ही सिर्फ पाई जाती है, मैंने बताया था। और एक ये जो दूसरी अंदर वाली लेयर है, तो कहेंगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, मैम आपने बताया था कि ये जो सेल वॉल है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और भी तो चीजें बताई थी मैंने। ये जो कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है, प्लवक, के बारे में आपने नहीं पढ़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस, ये हमारा थोड़ा सा छूट गया था, तो हम अभी यही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। प्लास्टिड, ठीक है, प्लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ये मैंने टिक नहीं किया अभी। तो प्लास्टिड में देखिए 3 टाइप का होता है, ठीक है। प्लास्टिड में आप 3 प्रकार हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, भाई इसके हिंदी में भी नेम सेम है, ठीक है, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है? ध्यान से इसमें एक बार देख लेंगे क्वेश्चन का, आप पहले से समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम आंसर बताएं का सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये आपका दिखाई दे रहा है क्रोमोप्लास्ट। अब ये पहले प्लास्टिड का जो है, अगर आप इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है, कि हिंदी का जो नाम है ना, हिंदी में वो थोड़ा सा टफ है, तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस वजह से जो है, ये हमारा क्या कार्य करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। पौधों में जो आप कलरफुल देखते हो ना, पत्तियों का रंग है या फिर ये फल का रंग है, तो ये क्या करते हैं ना, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं।
चलिए आइए देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये है ना क्रोमोप्लास्ट, ये आप हरा और सफेद इन दो रंगों को छोड़ दीजिए, हरे और सफेद रंग को छोड़ दीजिए, बाकी आपके जितने भी रंग होते हैं ना पौधों के, फूल जो उनके होते हैं, फूल और फल, जैसे आपको बैंगन है तो उसका कलर क्या होता है, बैंगनी। फूल आप देखिए कोई व्हाइट, सॉरी, व्हाइट और ग्रीन को छोड़ दीजिए, बाकी जो फूल के कलर्स आते हैं आपके या फल का जो कलर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सफेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है, सफेद रंग के लिए, या इसको रंगहीन कह सकते हैं। ठीक है, रंगहीन, जैसे आपकी जड़ें होती हैं रंगहीन, तो वहां पे क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सफेद, सफेद रंग, या कह सकते हैं हम रंगहीन इसको। ठीक है, जो पौधों में आपका सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर, या जो कलरलेस पार्ट होता है प्लांट्स का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। और ये तीसरा आपका है मैम, क्या है ये तीसरा, क्लोरोप्लास्ट। पौधों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का या टहनियों का, ठीक है, स्टेम का जो पार्ट होता है, जो हरा कलर होता है ना, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग। ठीक, हरे रंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट। सफेद और रंगहीन, ल्यूकोप्लास्ट। और हरे और सफेद रंग को बाकी को छोड़कर, छोड़कर सभी रंगों के लिए क्या है, सभी रंगों, सभी रंगों के ये तार है। ठीक है, पौधों में जो आपके और भी कलर्स, जैसे फूल का कलर हो गया या फल का कलर हो गया, जो और कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये एच। ठीक, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हरे और सफेद रंग को छोड़ के बाकी सभी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, ल्यूको से याद रखेंगे, ये जो ल्यूको वर्ड है, का वर्ड इसका अर्थ होता है, मतलब सफेद से इसका अर्थ होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट सफेद रंग या रंगहीन पार्ट्स जो होते हैं पौधों के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो आपका सफेद रंग है या जो रंगहीन पार्ट है पौधे का, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। फिर है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि पौधे का जो भाग हरा होता है, वो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही आपका हरा रंग प्रदान प्रदान करता है। चलिए इसमें देख लेंगे, ये आपका प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में ही ये प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये हमारा थोड़ा सा छूट गया था, जिसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाई जाती है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, अभी मैंने बताया था, कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार कौन है, ऊर्जा का निर्माण या कोशिका का श्वसन। पहला ऑप्शन है गोल्जी का है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, और डी आपका लाइसोसोम। ये सारे एसएससी के क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। आपका एसएससी जेई हो गया, एनडीए हो गया, पीसीएस, आईएएस, सबके ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही रिसर्च करके ढूंढ के फिर लाया गया है। आप चलिए बताइए जल्दी से, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, अवर्डी लवक, अभी अभी हमने उसको पढ़ा, अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अभी अभी हमने पढ़ा। चलिए बताइए, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, या फूलों की कोशिकाओं में, किसमें,
बताइए, इसमें पाए जाएंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हाइट। व्हाइट, या इसको कह सकते हैं कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। ये आपका कलरलेस कौन सा पार्ट होता है? जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वही तो व्हाइट या कलरलेस होती है। बाकी तना तो आपका हरा होता है, पत्तियां भी हरी होती हैं, फूल के रंग जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो फूलों का अलग कलर है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट, जो हरा रंग है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और सफेद या रंगहीन के लिए, बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपका दिया है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन सा है भाई? फूलों और बीजों को भिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, अभी अभी मैंने बताया है। चलिए बताइए, आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन है? ल्यूकोप्लास्ट, ये तो सफेद रंग के लिए जिम्मेदार है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आपका ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आपका सफेद रंग के लिए है, ठीक। सफेद रंग के लिए है, ठीक है। तो बचा क्या आपका? क्रोमोप्लास्ट, जो विभिन्न आकर्षक रंग है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। पढ़ चुके हैं आप, बताइए। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एचएसएल का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन कहलाता है भाई? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी का है? ये आपका है लाइसोसोम, ठीक। आत्महत्या की थैली, दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम, मैंने बताया था, अभी अभी बताया था। पहला ऑप्शन देखिए, सेल सैप। दूसरा है साइटोप्लाज्म। तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। डी है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है लाइसोसोम में? कौन सा एंजाइम? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका पीएच लेवल कितना होता है? पीएच लेवल कितना होता है इसका? जल्दी बताइए जल्दी, कितना होता है? बताया था मैंने, 4 से 4 to 5, ठीक। कितना होता है? 5। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सेल में लगभग 80% है? कौन सा है? ऑप्शन आपका ए है प्रोटीन, बी है फैट, वसा चर्बी जिसको कहते हैं, खनिज या जल। बताइए, कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हमारी जो बॉडी है इसका लगभग 70% जो है जल है। जो बॉडी में है तो फिर गाँव में भी होगा। और ये बताइए कि संग्रहित कहाँ होता है? आंसर क्या होगा? जल। और इसका संचय कहाँ होता है? वैक्यूल्स में। जो रस धानी आपने पढ़ी थी, रस धानी, में क्या होता है? ठीक है। 80% जो वाटर है आपका कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? बताइए ध्यान से, कौन सा अंगक यानी कौन सा ऑर्गेनेल है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता? तो 3 चीजें हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था प्लास्टिड, प्लास्टिड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था एक चीज? सेल वॉल, सेल वॉल। ये 2 चीजें हैं जो नहीं पाई, ठीक है। इसमें से ऑप्शन में कोई दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नवक, प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए, कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल, प्लांट सेल का काम क्या है? आकर्षक रंग प्रदान करना, ठीक। रंग, सभी रंग, जैसे हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, आपका सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट,
और जितने भी आकर्षक रंग, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, गोल्जी काय आपका पाया जाता है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, और अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। चलिए बताइए क्या कार्य करते हैं लाइसोसोम। थ्योरी में हमने बहुत अच्छी पिक्चर मैंने दिखा दिखा के पढ़ाया था। चलिए बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में, दूसरा अंतः कोशिकीय पाचन में, सी ऑप्शन है प्रोसेसिंग में, या वसा संश्लेषण। बताइए, प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम का, ठीक। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम कौन करता है? ये मैंने बताया था, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। वसा संश्लेषण में हमने पढ़ा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो स्मूथ पार्ट था, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वसा का संश्लेषण, उसमें ऑप्शन बचा कौन सा? अंतः कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन का भी कार्य करता है, और के अंदर जो है पाचन का कार्य करेगा, अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करता है, और जो भी कोशिकांग काम नहीं करते हैं उनको नष्ट कर, ठीक है, क्या करता है? नष्ट कर देता है। तभी तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सफाई कर्मी भी कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी भी इसी को बोला जाता है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है भाई? कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? ये जो आपकी सेल वॉल है, कैसी होती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य, या अपारगम्य। चयनात्मक का मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, या इम्परमिएबल, बताइए। ये होता है आपका चयनात्मक पारगम्य। इसका मतलब क्या है? ये जो सेल वॉल जो होती है ना, ये बाहर की जो चीजें हैं, जिस चीज की जरूरत होती है उसी को अंदर आने देती, ठीक है ना। जिस चीज की आवश्यकता होती है कोशिका को, उसी चीज को, उसी पदार्थ को आने देती, ठीक। जितने भी आपके हार्मफुल पदार्थ हैं, यानी कि हानिकारक पदार्थ जितने हैं, वो नहीं आने देती। जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ हो गए, या बैक्टीरिया जितने हो गए, सूक्ष्म जीव जो हो गए, उनको अंदर नहीं आने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। चलिए बताइए, ये था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये ये था माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने बहुत अच्छे से, चलिए बताइए भीतरी वलन क्या कहलाता है? भीतरी वलन क्या? पहला ऑप्शन है क्रिस्टी, दूसरा है ऑक्सीजोम, मैट्रिक्स, क्रोमोसोम्स। बताएं, का जो लिक्विड है, का ये जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को तो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, तो ये तो कट, चलिए और बताइए, ऑक्सीजोम्स ये भी नहीं है, माइक्रोसोम्स ये भी नहीं है, ठीक। बचा क्या? क्या आपका कह रहा माइक्रो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ये जो पार्ट है इसकी बात कर रहा है, क्या है, ठीक। क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव, ठीक है, क्या जीव द्रव्य, इसका मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म की बात है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें है था प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये पूरी कोशिका है, कोशिका का जो लिक्विड था वो कहे थे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसके बीच में था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में जो था लिक्विड कहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। ये आपका क्या है?
प्लाज्म, ये आपका था न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म, चलिए बताइए। तो भैया प्रोटोप्लाज्म कहाँ चला गया? दोनों को जोड़ के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये दोनों चीजें आती हैं। आपका साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, अगर अगर जोड़ दें जाएगा आपका। कह रहा कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने किया था, जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने कहा किया था, पुरकिंजे, या आपका हैचिंसन? सही है, क्या था? ये नामक जो साइंटिस्ट थे आ जाते हैं। कह रहा डीएनए हु फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हेलिक्स होमोफ, यानी कि जो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है, क्या डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है, ये किसने दिया था? वॉटसन तथा क्रिक ने। दूसरा आपका फिशर तथा हॉल्डानी ने। तीसरा लैमार्क तथा डार्विन ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था? ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? डीएनए नाइट्रोजन, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो द्विकुंडलिनी संरचना है ये किसने दिया था? किसने दिया था भाई? ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, एक साइंटिस्ट थे वॉटसन, एक नहीं थे, ये दो साइंटिस्ट थे, एक वॉटसन थे और एक क्रिक थे। दोनों लोगों ने ही संरचना की खोज की थी। ठीक है, ये क्या है आपका? डीएनए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है। ठीक, बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और मैं बता दूं यहीं पे, तीन चीजों में बहुत कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। आइए देखते हैं। ठीक, ये एक बात है। तीन टर्म्स हैं, बहुत कंफ्यूज करती हैं। यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक पेयर है, इसको मान लीजिए टी, कैपिटल। आपको दिखाई दे रहा है ना एक जोड़ा यहाँ पे, ये जीन्स है। क्या है ये? है आपके, ये जीन है। क्या है? क्या करता है? जो आपका लक्षण है हमारे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आंखें बुरी हैं, ठीक है, तो ये जो लक्षण है ये हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। ठीक, जैसे हमारे पिता की हाइट बहुत ज्यादा है, तो बच्चे में भी जो है हाइट उसकी ज्यादा है, तो ये कैसे हो गया? ये आपका जो है आनुवांशिक लक्षण है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर करने का काम करता क्या है? ये जेनेटिक जो मटेरियल्स है इसकी जो इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास। ठीक है, और जो कि आपका ये एक पेयर बनाता है, ये है आपका डीएनए। इसी जीन से मिलकर डीएनए बना हुआ है, और इस डीएनए से मिलकर ये बना हुआ है आपका क्रोमोसोम। क्या बना हुआ है? एक कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? ठीक बात है, बात समझ आ रही है? तो क्लियर है?
हाँ, ये आपकी संरचना जो दिखाई दे रही है वो क्या है? डीएनए है। ये आपका जीन है, ये डीएनए है और ये सूत्र है। जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, सिर्फ लक्षण ही नहीं, जो बीमारियां भी होती हैं, कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका अगर कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड जो है निरंतर बहता रहता है, बहता रहता है। और अगर 24 घंटे के अंदर ब्लड बहना बंद नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु। ठीक है, बात समझ आ रही है? सही बात है भाई। अगर ब्लड थक्का नहीं बन रहा है और रक्त है वो निरंतर बह रहा है, क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी से सारा ब्लड बाहर हो गया, तो ब्लड है ही नहीं तो बचेगा कैसे? व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुछ जेनेटिकल बीमारियां हैं, आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे माता पिता जब कोई देखता है कहता है कि अरे ये उनकी लड़की है क्या, या ये उनका लड़का है क्या? कैसे अंदाजा कैसे लगाते लोग? चेहरे का जो आकार है, ठीक है, कुछ ऐसी कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो मैच करती हैं। उन संरचनाओं के लिए या उन जो जेनेटिकल सूचनाएं हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? जीन। हमारा हमारी जो लक्षण है, हमारे माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं, ठीक है, अब हमारे लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो ये जो लक्षण ट्रांसफर करने का काम जो है जीन करता है। जीन के पास सारे कोड, ठीक है, ताकि आंखें, बच्चे की भी आंखें ब्लू, वहाँ उनका जो जीन है बच्चे में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये जो जीन की जो ये लक्षण है, इसकी जो सूचना होती है जीन के पास, इसी जीन से मिलके बनता है डीएनए, और डीएनए से ही मिलके बना है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बारे में आगे पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, ये तो बहुत सिंपल। पहला है ल्यूवेनहॉक, दूसरा है आपका है स्वान, तीसरा ऑप्शन है हाफ मेस्टर, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। बताएं, केंद्रक की जो केंद्रक था ना कोशिका के अंदर, इसके बीच में क्या थी? इसके बीच में थी केंद्रिका, और इसी केंद्रिका में ये पूरा ये क्या था? लिक्विड भरा हुआ था, इसमें भी पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसी लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है आपका एसिड। कहने की द्वीप है, ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए बताएं, केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या है? आंसर है इसका रॉबर्ट ब्राउन। कहते हैं कोशिका की क्रियात्मक क्रियात्मक कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिका द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा, या केंद्रक द्वारा? बताएं कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं, मैंने बताया था ना, ये जो सेल है बीच में क्या पाया जाता है? बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर, ध्यान, आप अगर स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखते हैं, सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी। बीच में पाया जाता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि कोशिका का जो पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? इसी केंद्रक के पास होता है। जहाँ आपका मान लीजिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सबको ये ऑर्डर देता है। क्या करता है? सबको ऑर्डर देता है। गोल्जी बॉडी से कहेगा क्या? परिवहन का काम करो, जहाँ ऊर्जा की जरूरत है वहाँ ऊर्जा को पहुंचाओ, जहाँ प्रोटीन की आवश्यकता है वहाँ प्रोटीन को पहुंचाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगा तुम क्या करो? पार्ट है ना, एक स्मूथ पार्ट और एक रफ पार्ट। तो राइबोसोम से कहेगा कि तुम प्रोटीन बनाओ, ठीक है। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ पार्ट से कहेगा तुम वसा का निर्माण करो। माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा हे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ। और लाइसोसोम अगर सारे कोशिकांग कह दे कि मुझे काम नहीं कर, ठीक है, कोशिकांग कह देते हैं
मुझे काम नहीं करना, मान लीजिए सारे कोशिकांग क्या करें, हड़ताल पे चले जाएं, वो कहता मुझे काम नहीं करना, वो कहता मुझे काम नहीं करना, तो तुरंत केंद्रक क्या कहेगा, लाइसोसोम खत्म कर दो सबको। तो वो क्या करता है, पड़ जाता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से पूरी सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि चोट लग जाता है, कहीं भी चोट, तो काला वहां पे धब्बा पड़ जाता है ना। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं लड़ा लूँ, अभी मैं लड़ जाए कहीं भी, जानबूझ के नहीं लड़ाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, काला धब्बा पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वहां की जो है ना कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यही जो लाइसोसोम क्या करता है, धीरे 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 हाइड्रोलिटिक एंजाइम को छिड़कता रहता है, और जो मृत कोशिकाएं हैं वो धीरे 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 क्या हो जाती हैं, यार वहां नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक, सेंट्रोसोम जो होता है क्या कर जाता है, नई कोशिका का निर्माण कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा, के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, किसने किया था भाई, ये जो गुणसूत्र है अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, है, अगर इस पार्ट को आप काट दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे मान लो इतना काट दें, ठीक है, मान लो इतना काट दें, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डीएनए, क्या निकलेगा, अभी तो पीछे बताए, ठीक, क्या निकलेगा कि डीएनए निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका, और इसी, ये जो एक पार्ट अब दिखाई दे रहा है, ये जो एक पार्ट आपका, ये जो नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहा है, कि बेस पे ऐसे सारे तीन लगे होते, क्या लगे होते हैं, लगे होते हैं ये, क्या है ये, गुड़। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में कितने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है बार बार, पहले इसका आंसर बता दीजिए फिर उसको बताते हैं कि क्या है। ठीक, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, हॉफमेस्टर, वॉल्डेयर, सुटन या वैगनर। इसका सही जवाब है वॉल्डेयर। वॉल्डेयर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था, गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, गुणसूत्र आपका 46 जोड़े मानव में, क्या, मानव में हर एनिमल में जो है अलग अलग जोड़े पाए जाते हैं, मतलब जो संख्या होती है इनकी अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है। अभी हम मानव में पढ़ रहे हैं, मानव में आपके 46 जोड़े, 46 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर पेयर की बात करें, पेयर यानी कि जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े, ठीक है, कितने जोड़े, 23 जोड़े, बात क्लियर है, कितने जोड़े, 23 जोड़े, वो भी मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल, मेल में जो आपका होता है 22 जोड़े, जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है आपका एक्स वाई, और फीमेल में जो है 22 जोड़े तो एक्स 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 ही होगा, 23वां जोड़ा भी एक्स एक्स होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका 22 जोड़ा एक्स एक्स ही होगा, तो ये जो 22 जोड़े हैं ना, इसमें भी एक्स एक्स ही है, जो 22 जोड़े हैं एक्स एक्स गुण, ठीक, बात समझ आई है। कितने गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, 46, पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट किसमें, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, बोथ ए एंड बी एंड नॉट, नन ऑफ दीज, किसमें भाई, क्वेश्चन तो आपने पढ़ा अभी अभी, ये है प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, सब किसमें पाए जाते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं प्रोकैरियोट्स में पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता,
कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दी थी भाई? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी हमने बताया था, ने दी थी, ये साइंटिस्ट ने दी। ईडन, ईडन एवं किसने दिया था? ईडन एवं स्वान ने दिया। सेल थ्योरी में क्या था, क्या पढ़ा था हमने? तो रिवाइज कर ले जल्दी से। ये एक कोशिका है, में एक केंद्रक भी है, और ये क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, डिवाइड होके नई कोशिका बना रही है। यहाँ से दो कोशिका बना दी, ठीक है, डिवाइड होके क्या कर दिया, दो कोशिका। अब ये वाली कोशिका है, भी बीच में केंद्रक है, अब ये 20 से डिवाइड होगी, ये नई कोशिका दो, ये 20 से डिवाइड होगी, ये दो नई, ठीक है। ये नई नई कोशिका ये लोग क्या करते हैं, इसके बीच का केंद्रक, ठीक। तो ये सेल थ्योरी किसने दी थी कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण, फिर दो कोशिका से अगली दो निर्माण, ऐसे ही सेल का निर्माण होता है। सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके पूरी, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या था, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता? सवाल में आपका कोशिका सिद्धांत पालन करता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है, बैक्टीरिया में भी होता, तभी तो इतनी सारी बैक्टीरिया होती हैं। लेकिन जो वायरस है, वायरस, ये आपका कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये जब तक किसी के बॉडी में एंटर नहीं करेगा, एनिमल के बॉडी में जब एंटर नहीं करेगा, तब तक ये जीवित नहीं, ठीक है। जब तक ये एनवायरमेंट में घूम रहा है तब तक ये निर्जीव है, जैसे ही किसी बॉडी के संपर्क में आया तो ये एक्टिव हो जाता है और सजीव हो जाता है, तुरंत आपका नई कोशिका का निर्माण। वैसे जो है कोशिका सिद्धांत का इसमें पालन नहीं हो, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, पढ़ा, ठीक। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नई टॉपिक से शुरुआत करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, आप एक बीच बीच में क्या करिए कि रिवाइज किया करिए, तो फिर आपको पिछला भूल जाएगा, आगे पढ़ते जाएंगे पीछे आपका भूलता जाएगा, पर रिवाइज करते चलेंगे। तो इसी क्रम में हम बढ़ते चलेंगे, पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका क्या है ना कि पता चलता है कि जो है कि किस क्वेश्चन में, किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कहाँ से आप बताएं, थ्योरी से ही तो बनेगा। तो बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। मिलते हैं नई क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें। और अगर क्लास पसंद, लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।